हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न हायर मैथमेटिक्स। मैंने मॉन्ग्स मेथड का डिराइवेशन आपको पिछले वीडियो में सिखाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अभी आप मॉन्ग्स मेथड का इंट्रोडक्शन पार्ट देख लो, फिर आपको समझ में आएगा कि मॉन्ग्स मेथड में हम कैसे सब्सिडरी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं किसी पीडीई को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन हमें दिया गया है और इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है q+1 इंटू एस इज इक्वल टू p+1 इंटू टी। तो सबसे पहले जो हमारा मॉन्ग्स फॉर्म है वो मॉन्ग्स फॉर्म क्या है हमारा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि हमारा इक्वेशन r प्लस एस प्लस टी इज इक्वल टू भी इस फॉर्म में होना चाहिए, मगर यहाँ पे इस फॉर्म में है नहीं। तो पहले कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को आप LHS में ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, q+1 इंटू एस माइनस p+1 इंटू टी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि इसको मॉन्ग्स फॉर्म से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विथ b। तो b से जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि r वाला टर्म तो है ही नहीं, यानी कैपिटल R क्या हो गया, 0 हो गया। कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल r 0 हो गया। उसी तरह कैपिटल S देखेंगे तो S का कोएफिशिएंट क्या है, q+1 एंड सिमिलरली t क्या हो जाएगा, कैपिटल माइनस p+1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि RHS में कोई टर्म नहीं है। तो यहाँ से हमने ये सारी वैल्यूज निकाला। अब उसके बाद जो पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको, डायरेक्ट हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप याद रख पा रहे हो तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तो खुद ब खुद याद हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मॉन्ग्स टू सब्सिडरी इक्वेशंस क्या है हमारे पास, अभी हमने डिराइव किया था r dy स्क्वायर माइनस एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा क्या था हमारे पास, r डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस भी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 लिख देती हूँ। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास r s t भी है ना, इन वैल्यूज़ को इन दोनों इक्वेशन में बारी बारी से रखना है और इंटीग्रल जो कांस्टेंट हम निकालते हैं ना, आर्बिट्री कांस्टेंट, उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे, देन इसका करेंगे। ओके, बस सिंपल सा आपको प्रोसेस करना है। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ r s एंड t इन इक्वेशन 1। तो चलो पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ r s t इन इक्वेशन 1। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना तो देखो जरा ध्यान से, तो r के जगह पे 0 हो जाएगा, s की जगह जो हमने निकाला है, और t के जगह। तो चलो इसे पुट करते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0 इंटू डी वाई स्क्वायर माइनस s की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ, माइनस q+1 डी एक्स डी वाई माइनस t के जगह पे माइनस p+1 डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसे फर्दर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब माइनस का साइन क्या करें हम पूरा निकाल के कॉमन, और मतलब उसको हम एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि इक्वल टू क्या है 0। तो q+1 डी एक्स डी वाई प्लस p+1 डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, इसे हम क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। अब ब्रैकेट्स को ओपन करो तो ये q डी वाई प्लस डी वाई है ना, प्लस p डी एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या है, q डी वाई और ये क्या है p डी एक्स, और हम जानते हैं वी नो दैट जो आपका dz होता है वो क्या होता है, p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि dz आपका क्या होता है, p डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो इसीलिए यहाँ पे इन दोनों के बदले हम क्या लिख सकते हैं, dz प्लस डी वाई प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो डी जेड डी वाई डी एक्स है तो d को कॉमन ले लो यहाँ पे, तो ये जेड प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। यानी अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कोई भी चीज़ इक्वल टू 0 है तो ये वाला जो टर्म है वो क्या आ जाएगा, कॉन्स्टेंट, यानी कि जेड प्लस वाई प्लस एक्स आपका क्या आ गया, c1 आ गया। ये आपको याद रखना है अभी कि ये मेरे पास ये आ चुका है, इसको मैं c नाम दे देती हूँ। ओके, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है अभी कि मॉन्ग्स का जो पहला इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करके एक कॉन्स्टेंट मैंने निकाला, जेड प्लस वाई प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट निकल के आता है ना यहाँ से, और यहाँ पे जो दूसरा कॉन्स्टेंट निकल के आएगा, तो ये आपका क्या है मॉन्ग्स मेथड में रूल कि ये जो कांस्टेंट है वो इसका ही फंक्शन होता है। कहने का मतलब जो c2 है ना वो c1 का ही फंक्शन होता है। यही बस नियम आपको याद रखना है, फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे और आसानी से आपका बन जाएगा सवाल। तो हमने पहला का तो यूज कर लिया, अब क्या करेंगे, हम दूसरे का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये मैंने जो आपको दिखाया ये वाला आपका क्या है, फर्स्ट वाले से c1 आ चुका है। अब हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है ना, नाउ इन सेकंड r डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस भी डी एक्स डी वाई, इसमें हम क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ r t एंड v। r तो मेरे पास 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे ये हो गया 0 प्लस, अब t मेरे पास क्या है, -1, यहाँ पे देखो हमने सब निकाला है ना, t मेरे पास क्या है माइनस p+1, तो यहाँ पे हम रख देंगे माइनस p+1 डी क्यू डी एक्स, और ये टर्म तो 0 है तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि v क्या है हमारा 0, तो मैंने उसे छोड़ दिया, नहीं लिखा। ओके, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, p+1 डी क्यू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे हमारा शुरू में हमने क्या किया, ये dx ये जो है यहाँ से तो हमने एक कांस्टेंट निकाल लिया। अब यहाँ से भी क्या पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो सकता है कि p+1 आपका क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर आप कह सकते हो dq क्या हो जाए, 0 हो जाए। ओके,
तो हमें करना क्या है, आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट टर्म निकालेंगे जो कांस्टेंट इक्वल होगा जेड वाले फंक्शन के बराबर, और दूसरे वाले इक्वेशन में कैसे भी करके कोशिश करना है पी और क्यू की वैल्यूज निकाल के, और फिर हम क्या करें, कुछ ऐसा बनाएं जहां से हम इंटीग्रेट कर पाएं। तो यहाँ से हमने क्या किया, डी क्यू इज इक्वल टू 0 लिख लिया। अच्छा, डी क्यू अगर 0 है तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, यहाँ से तो आप एक मतलब निकल के आ रहा है कि पी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, ठीक। और यहाँ से क्या है, डी क्यू इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से कह सकते हो क्यू जो है वो एक कॉन्स्टेंट हो जाएगा, मान लो C2, है ना। अब ध्यान से देखो, ये जो डी क्यू है, डी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, डी क्यू को हम डी जेड अपॉन डी वाई लिख सकते हैं ना। और मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जो हमने पहले जो कांस्टेंट निकाला ना C1, उसी का फंक्शन होगा C2, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ ये हो गया डी जेड अपॉन डी वाई, ये आपको इक्वल हो जाएगा C2 के, और C2 क्या है, C2 इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ C1। ओके, तो यहाँ से लिख देना है डी जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ C1। क्लियर। या फिर आप कह सकते हो डेल जेड अपॉन डेल वाई जो है ये है फंक्शन ऑफ C1 क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जो सेकंड कांस्टेंट निकलेगा वो हमारा पहले वाले का ही फंक्शन होगा। ओके, अब यहाँ से देखो डेल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू डेल वाई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो यहाँ जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा जेड, बट यहाँ पे देखो जब हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट हमारे पास x भी है यहाँ पे, तो वी हैव टू एज्यूम, पहले यहाँ पे लिख देना है आपको कि इंटीग्रेट अज्यूमिंग x कांस्टेंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू y। इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y अज्यूमिंग x इज कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो जब x हमारा कांस्टेंट है और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो पूरा फंक्शन मिलेगा ही। यहाँ पे पूरा फंक्शन क्या है, f x प्लस वाई प्लस जेड। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अंदर में जेड भी है, अंदर में क्या है, जेड भी है। और जब भी अंदर में जेड होगा, जेड जो है वो आपका दो वेरिएबल का फंक्शन है। जेड क्या है, फंक्शन ऑफ x एंड y ही तो होता है जेड आपका। तो इस केस में एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए, क्योंकि कई बार ना कंफ्यूज हो जाते हैं बुक को देख के। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो प्लस में कोई कॉन्स्टेंट सी नहीं आएगा हमारे पास। यहाँ पे जब भी आप जेड वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे और यहाँ अगर डेल वाई है तो यहाँ पे आपको एक नया फंक्शन f2 मिलेगा, एक नया फंक्शन f2 मिलेगा जो कि x का फंक्शन होगा। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रही हूँ, ये आपको याद रखना है कि जब भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमें नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा फंक्शन ऑफ x। एक चीज और ध्यान रखना है कि कभी अगर सवाल में ऐसा हो जाए कि dy की जगह dx हो जाए, तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा फंक्शन ऑफ y। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और यही हमारा फाइनल आंसर है। सो कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।